और आइए करते हैं 5 की बात। कोलकाता गैंगरेप की जांच कहां तक पहुंची, क्या सच्चाई सामने आ रही है, वो सब आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि नेताओं पर सत्ता का नशा किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। इसकी बानगी हाल फिलहाल में कई राज्यों में देखने को मिली। कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इस सोच के साथ वो तमाम हदें पार कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी दल के हों। ये तस्वीरें देखिए। भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को लात घूंसों से पीटे जाने का ये वीडियो वायरल है। विपक्षी बीजेडी ने इस मामले में बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान का हाथ होने का आरोप लगाया है। तो हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एनएचएआई मैनेजर अचल जिंदल को बुरी तरह मारने पीटने का आरोप लगा है। और कोलकाता की भी तस्वीर आप देखिए। कोलकाता में लॉ की छात्रा से गैंगरेप के मामले का जो मुख्य आरोपी है, उसका टीएमसी कनेक्शन सामने आया है। पूरे कॉलेज में उसकी दहशत थी। और चौथी तस्वीर जो आपके सामने हमने रखी है वो है झांसी से। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। आरोप लगा है बबीना के बीजेपी विधायक पर। और 5वीं तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां एमएनएस के नेताओं ने मराठी ना बोलने पर एक दुकानदार को बुरी तरह पीट दिया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात कोलकाता गैंगरेप केस की। कोलकाता गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, ये वो नाम है जिसकी हरकतों ने हैरान कर दिया है। उसके ऊपर छेड़छाड़ से लेकर रेप तक के संगीन आरोप लगे हैं। अब उसके पुराने दोस्त और जानकार भी सामने आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि उसकी दहशत कॉलेज में काफी पहले से चली आ रही थी। ऐसी ही एक दोस्त ने एनडीटीवी से बातचीत में हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज में थी मनोजीत मिश्रा की दहशत। भले ही उसका नाम हाल ही में गैंगरेप में सामने आया है, लेकिन उसके काले कारनामे काफी पहले से जारी थे। ये सनसनीखेज खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। लॉ कॉलेज में थी मनोजीत उर्फ मैंगो की दहशत। एनडीटीवी पर मनोजीत की जानकार ने किया खुलासा। एनडीटीवी पर मनोजीत की एक पुरानी जानकार ने उसके बारे में कई खुलासे किए हैं। आप बताइए कि मनोजीत मिश्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है? मनोजीत मिश्रा पहले एक एक्स स्टूडेंट थे साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के। उसके बाद वो तृणमूल छात्र परिषद जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें भी इन्वॉल्व थे, बट उनको रिमूव किया गया था 2021 में ही। बट फिर भी ही यूज्ड टू हैव सम इनफॉर्मल कंट्रोल ओवर द कैंपस अफेयर्स। मतलब जैसे कि डिसीजन लेना स्टूडेंट इलेक्शंस के रिगार्डिंग, स्टूडेंट एडमिशंस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, वो इनफॉर्मली इन्वॉल्व था उसके रिमूवल होने के बावजूद भी। और उसके बाद उसका मतलब सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में, बिकॉज he used to click photos of the female students, morph them and circulate them on WhatsApp groups. And then he also used to sexually harass the students, intimidate them, and इतना intimidation था कि मतलब students लोग क्लासेस अटेंड करना ही मतलब डर रहे थे क्लासेस अटेंड करने से। सुना आपने किस तरह का डर फैला रखा था मनोजीत ने। वो पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता था। ये गैंगरेप का मामला उसका कोई पहला अपराध नहीं था। And there have been several complaints about him throughout Kolkata. Like in 2019, he sexually harassed a woman in college, tore her clothes. In 2024, he beat up a security guard and vandalized college property. And then in 2019 again, he was involved in some kind of theft. हैरानी भरी बात ये सामने आ रही है कि वो गुंडागर्दी करता रहा, लड़कियों की इज्जत तार तार करता रहा, लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। So throughout Kolkata, there have been several FIRs filed against him, but nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. मनोजीत ने जो हरकत की है उससे पूरा देश सन्न है। एक लॉ कॉलेज के अंदर किस तरह उसकी दादागिरी बेलगाम चल रही थी, ये सामने आ रहा है। क्या कॉलेज में ऐसी और भी लड़कियां थीं जिनके साथ इसने
जो है गलत काम किया या उनको परेशान किया, उनको हरेस किया, उनको स्टॉक कर रहा था। ऐसी भी कई सारी क्या कंप्लेंट्स थी, क्या और लड़कियां थी या कुछ ऐसी लड़कियां भी रहीं जिन्होंने शिकायतें नहीं की, कंप्लेन नहीं किया? There have been many girls like that. उनका काम ही था कि स्टॉक करना है लड़कियों को, हरास करना है लड़कियों को. I don't think there was literally any girl that wasn't harassed by him. मतलब बहुत complaints थे उनके regarding. Even कि his own parents disowned him because of these complaints. जिस तरह से जांच सामने आ रही है उससे ये भी पता चल रहा है कि मनोजीत मिश्रा राजनीति से भी जुड़ा था, इसीलिए वो अब तक बच रहा था। टीएमसी पर उसे बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि वो हमेशा कुछ दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़कर रखता था। गैंगरेप मामले में भी उसने 2 छात्रों और एक गार्ड को अपने साथ इस कुकर्म का हिस्सेदार बनाया। टीएमसी इनको सेफगार्ड करके रखे हैं, इनको कुछ होने नहीं देंगे। जैसे कि आरजी कर केस में भी जो मेन अक्यूज थे उन लोगों को अब्रॉड भेज दिया गया है, एक स्केपगोट बना दिया गया है जो अभी के अक्यूज्ड है। सो टीएमसी is notorious for saving these people, saving these criminals. In the recent case, his 2 associates were also involved with him, Zaf Ahmed and Pramit Mukherjee. Most probably were fresher students or first year students. So he never used to do this alone. उनके साथ कोई ना कोई रहता ही था. The security guard was involved क्योंकि उनके ही रूम में, गार्ड्स के रूम में ही रेप हुआ है. So security guard was also involved, and because of his continuous actions like this, the entire college was under sort of intimidation कि अगर कुछ कंप्लेन कर दिए तो हम लोगों के साथ कुछ और उल्टा सीधा हो जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ फियर में थे सब कोई। पूरे कॉलेज की लड़कियां मनोजीत और उसकी हरकतों से परेशान थी। लॉ कॉलेज में ये सब चल रहा था। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। कोलकाता से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो कॉलेज के छात्र बहुत डरे हुए हैं, खासकर वो जो नए हैं, क्योंकि उन्हें मनोजीत के काले कारनामों का अब पता चल रहा है। इस बीच कॉलेज ने उसे गवर्निंग बॉडी से भी निकाल दिया है, लेकिन सवाल ये कि वो इतने पहले से ऐसी हरकतें कर रहा था तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस संदेश को देखिए जो कि लॉ कॉलेज की दीवार पर अभी तक लिखा हुआ है। लिखा है, मोनोजीत दादा, यू आर इन आवर हार्ट्स। यानी मोनोजीत भैया आप हमारे दिल में हैं। जिन्होंने ये लिखा था, पता नहीं अब वो क्या सोच रहे होंगे। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि गैंगरेप के आरोपी मोनोजीत के बारे में ये लिखा किसने, क्योंकि उसकी हरकतें तो कई साल से कई कुख्यात थीं। जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आई है कि आरोपी पर पहले से भी इस तरह के कई मामले दर्ज हैं और कॉलेज में उसका टेरर है। जिस तरह से एनडीटीवी ने एक मोनोजीत मिश्रा की दोस्त से बात की, जिसने बताया कि किस तरह से मोनोजीत मिश्रा का कॉलेज में टेरर था, लड़कियों में डर था, वो लड़कियों को परेशान करता था, उनके फ़ोटोज़ खींचता था और उसको मॉर्फ करके जो कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें डालता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उसका कोई कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि टीएमसी का उस पर हाथ था। अब गैंगरेप की घटना के बाद छात्र परेशान हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि हम कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं। नए छात्रों का कहना है कि उसे हम दादा बोलते थे, लेकिन दादा ऐसा निकलेगा किसी को पता नहीं था। रेप की ये जो खतरनाक जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और अगर हमारी ऐसी मतलब कॉलेज में स्टडी की एजुकेशन की जगह पर ही ऐसी होती रही तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद सारी लड़कियां इस कॉलेज की हो या किसी भी लॉ कॉलेज की हो, सब में ये डर है कि क्या पता हमारे साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम कॉलेज में घुसेंगे तो हमारे अंदर वो डर रहेगा कि क्या पता हमारे साथ ऐसा कुछ हो। हमारी मांग यही है कि स्पीडी ट्रायल हो, बिकॉज अगर जस्टिस मिलने में ही लेट हो जाएगा तो फिर क्या फायदा उसका। मोनोजीत इस कॉलेज में पहले पढ़ता था, बाद में यही काम भी मिल गया। स्टाफ की कमी के चलते मनोजीत की हायरिंग हुई थी। गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद गवर्निंग बॉडी ने उसे निकाल दिया है। उसके साथ वारदात में शामिल दूसरे दोनों आरोपियों को भी कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है।
सिक्योरिटी एजेंसी को भी हटाकर दूसरी एजेंसी को रखा गया है। ये भी फैसला लिया गया है कि दोपहर 2 बजे के बाद यानी क्लास के बाद कॉलेज में किसी की एंट्री नहीं होगी। कॉलेज में महिला गार्ड भी तैनात रहेगी। ये जो तीनों है, इस तीनों को कॉलेज से एकदम निकल गया है। उसके लिए जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग है वो कार्रवाई अभी शुरू हो जाए, वो कार्रवाई। और फिर आप जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। नया सिक्योरिटी एजेंसी आएंगे और एक लेडी सिक्योरिटी का भी मैंने प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतना खराब रिकॉर्ड होने के बावजूद उसे नौकरी पर कैसे रख लिया गया। एनडीटीवी ने मोनोजीत मिश्रा को नौकरी पर रखवाने वाले टीएमसी एमएलए अशोक देव से सवाल पूछे। আমি বারবার করে বলবো তো আপনারা তো উত্তেজিত করছেন, আমরা কড়া শাস্তি নেব, তাকে বহিষ্কার করা হলো। কলেজ সুস্থ চলার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং আমরা বিকাশ ভবনে যাব। कोलकाता से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 लोगों ने मिलकर इस गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस के पास अनगिनत सबूत हैं। वही बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया रेप से पहले उसे पैनिक अटैक आया था, जिसके बाद उसे इनहेलर दिया गया था। इस इनहेलर का बिल भी मिल गया है। प्लान करके हुआ गैंगरेप, इनहेलर का बिल बना दरिंदगी का सबूत। कोलकाता लॉ कॉलेज के गार्ड रूम में 25 जून को 24 साल के स्टूडेंट के साथ हुई दरिंदगी के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के हाथों कई अहम सबूत लगे हैं। उस इनहेलर का बिल और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग गया है, जिसे आरोपियों ने पीड़िता के लिए पास के मेडिकल शॉप से खरीदा था। खबरों के मुताबिक मनोजीत का सहयोगी और रेप का दूसरा आरोपी जैब मोहम्मद इसे शाम को 8:29 पर खरीद कर लाया था। पुलिस ने जैब के नाम से बनाए गए इस इनहेलर बिल को बरामद कर लिया है। ये सामने आया है कि रेप पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया था कि कॉलेज के गार्ड रूम में जब उसके साथ रेप की कोशिश की जा रही थी, तब उसे पैनिक अटैक आया था। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने इनहेलर मांगा था, जिसके बाद आरोपी मनोजीत के दोस्त और रेप केस के दूसरे आरोपी ने उसे इनहेलर लाकर दिया। बताया जा रहा है कि इनहेलर मिलने के बाद पीड़िता ने भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत तीनों आरोपी और पीड़िता दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता बाहर जाती दिखाई दे रही है, जबकि आरोपी उसे जबरन घसीटकर कॉलेज के भीतर ले जाते दिख रहे हैं। इस बीच पुलिस की जांच में अब तक क्या हो चुका है, ये बताते हैं। कोलकाता गैंगरेप, अब तक जांच में क्या हुआ? पीड़िता का बयान दर्ज, आरोपियों के बयान दर्ज, क्राइम सीन का रिक्रिएशन, कॉलेज का सीसीटीवी मिला, मौका वारदात से लिए गए सैंपल, जिस हॉकी से पीड़िता को पीटा गया वो हॉकी बरामद, आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद, मनोजीत मिश्रा के मोबाइल से पीड़िता का वीडियो, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में जख्म के निशान, रेप की पुष्टि, आरोपियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, कई सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। यहाँ से पुलिस ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने विक्टिम का स्टेटमेंट लिया है और इसके अलावा जो एक्यूज्ड हैं उनका स्टेटमेंट लिया है। जो एक्यूज्ड हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग हुई है, जो कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। एक्यूज्ड के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पुलिस ने रिकवर किए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा के मोबाइल से विक्टिम का अश्लील वीडियो मिला है, जिसके बेसिस पर वो विक्टिम को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके साथ ही और जो एविडेंस हो सकते हैं, जिसमें मोबाइल की लोकेशन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस ने यहाँ से बरामद की हैं।
जांच में ये सामने आया है कि मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर और सीरियल ऑफेंडर है। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि वारदात एक प्री प्लान साजिश के तहत की गई। कोलकाता से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता मुकेश उस शॉप पर पहुंचे जहां से इनहेलर खरीदा गया था। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज से इथान फार्मा की दूरी महज 100 मीटर है। 25 जून को जब आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, उसी दौरान पीड़िता को अचानक से पैनिक अटैक आया और उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा ने दूसरे आरोपी जैब अहमद को यहाँ पर भेजा और ये कहा कि एक इनहेलर लेकर आओ। जब आरोपी जैब अहमद रात 8:29 पर यहाँ पर आया तो सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इन कैमरों में वो कैद हो गया। इसके बाद वो अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसने यहाँ से इनहेलर खरीदा और जिसका बिल भी बना। यहाँ पर जो कोलकाता पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है और उसने दुकानदार, जो इस दुकान के दुकानदार हैं, उनसे पूछताछ की है। वो उस बिल को भी जब्त कर लिया है जो इनहेलर का बिल था, और साथ में जो सीसीटीवी फुटेज है यहाँ का उसको भी जब्त कर लिया है। तो 25 जून को 8:29 पर यहाँ पर जैब अहमद यहाँ पर आया था और उसने यहाँ से एक इनहेलर लिया। तो एसआईटी के पास ये भी एक अहम सबूत है, इनहेलर का बिल और साथ में यहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ के दुकानदार ने पुलिस को दिया है। और इस तरह से एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जितने भी पॉसिबल एविडेंस हो सकते हैं उनको इकट्ठा कर रही है। और जो यहाँ के मालिक हैं उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की है। भैया, यहाँ पर पुलिस वाले कल आए थे क्या? आए थे, जो चाहिए उसको लेके चला गया। जैब यहाँ पर कब आया था इनहेलर लेने के लिए? पता नहीं, हमारा छुट्टी था, हमको पता नहीं। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी लिया पुलिस ने? पता नहीं, पुलिस जो चाहिए था वो लेके चला गया, हमको पता नहीं है कुछ। तो ये यहाँ पर अभी जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और पुलिस ने यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका फुटेज जब्त किया है और साथ में इनहेलर का जो बिल है उसको भी पुलिस ने सीज कर लिया है, जो कि इस पूरे मामले में एसआईटी के लिए काफ़ी अहम सबूत है। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मामले ने देश में सभी को झकझोर कर रख दिया और अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और इस पूरे मामले में इंसाफ हो। मुकेश सिंह सेंगर, मेरे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, वो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी और आज एनडीटीवी इंडिया पर एक बड़ा खुलासा हुआ है मोनोजीत मिश्रा को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, ताजा अपडेट आपके पास क्या है मुकेश? देखिए, अभी तक की पुलिस की जांच में कुल 3 आरोपी थे और तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी वो पकड़े गए हैं। चौथा आरोपी ये कॉलेज है लॉ कॉलेज, इसका सिक्योरिटी गार्ड है जो कि वारदात के वक्त अपने कमरे से बाहर बैठ गया था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसके रूम में ही जो गैंगरेप है वो हुआ था। तो इन चारों आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और जो पॉसिबल एविडेंस हो सकते हैं वो सभी सबूत भी बरामद कर लिए हैं। अब सभी 4 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड के बाद पुलिस अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां पर पुलिस एक बार फिर से आरोपियों की रिमांड मांगेगी। दरअसल इस पूरे मामले की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, पुलिस का कहना यह है कि जो ये पूरी घटना हुई है ये पहले से ही प्री प्लान थी, यानी कि आरोपियों ने विक्टिम के साथ रेप करने का प्लान पहले से बनाया था। और जो मुख्य आरोपी है मोनोजीत मिश्रा, उसके मोबाइल से विक्टिम का एक अश्लील वीडियो मिला है जो उसने रेप के वक्त बनाया था और उस वीडियो के जरिए विक्टिम को धमकी दे रहा था। तो इसके अलावा भी कुछ वीडियोज मिले हैं और उसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी जो है हिस्ट्री शीटर है, सीरियल ऑफेंडर है। इसके पहले भी वो कई महिलाओं के साथ में छेड़खानी कर चुका है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखाता हूँ कि सामने दीवार पर लिखा है कि मोनोजीत दादा इज अवर इन अवर हार्ट्स, और ये नीचे लिखा है कि टीम MM, यानी कि मोनोजीत मिश्रा। तो इस तरह से इस कॉलेज में उसका दबदबा था, यहाँ पर वो बाहुबली था और यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि उस पर TMC का हाथ था, जिसके चलते वो लगातार इस कॉलेज में जो घटनाएं कर रहा था
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि टीएमसी के बड़े नेता लगातार उसके संपर्क में थे और उसको इस कॉलेज में नौकरी दिलाने वाले भी टीएमसी के एमपी अशोक देव थे, जो कि इसी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से वो लगातार यहाँ पर एडमिशन से लेकर जितने भी काम होते हैं वो सारे काम कराता था और इसके पैसे भी लेता था। कहने को वो टीचर था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और रोज के उसको 500 रुपये मिलते थे आधिकारिक तौर पर। लेकिन इस कॉलेज में जितने भी काम होते थे, चाहे वो एडमिशन के हो या दूसरे काम, वो सारे काम जो है मोनोजीत मिश्रा है, जिसको मैंगो कहते हैं, वही काम ये कराता था। यानी इसका दबदबा भी था और आज भी बहुत से लोग इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर आप इस मामले पर बनाए रखिएगा, आगे भी इससे जुड़े अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस मामले में 3 आरोपियों और कॉलेज के एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है और इस बीच एसआईटी ने खुलासा करते हुए कहा है कि ये गैंगरेप प्री प्लान था, जैसा कि मुकेश भी बता रहे थे। और मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पहले भी ऐसे कई मामलों में शामिल था। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया। We were very shocked. We were literally shocked and we were thinking that how can this happen inside the campus? Because our security breach is a very big problem. We all are the student of this college. लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा। वो इसी कॉलेज में पढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि वो टीएमसी का कार्यकर्ता है, लेकिन जांच में ये भी सामने आ रहा है कि उसका छेड़खानी और अपराध का पुराना इतिहास रहा है। जुलाई 2019 कॉलेज में महिला छात्रा का ड्रेस फाड़ा। दिसंबर 2019 31 दिसंबर की पार्टी में चोरी, दोस्त के घर में की चोरी, म्यूजिक सिस्टम, परफ्यूम, चश्मा चुराया। मार्च 2022 स्विन होलेन में महिला से छेड़छाड़। अप्रैल 2018 कालीघाट में एक शख्स को पीटा, पुलिस ने किया अरेस्ट। मई 2024 लॉ कॉलेज में एक गार्ड को पीटा, कॉलेज की खिड़की तोड़ी। गैंगरेप की इस घटना की वजह से राज्य की ममता सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी ने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, मैं किसी भी बात से बायस्ड हुए बिना सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। विपक्ष दबाव बना रहा है, वहीं राज्य सरकार ने फिर कहा है कि अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर उनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। अब ये सच्चाई जो है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो लोग आए हैं, इनकी असली सच्चाई क्या है? कौन लोग आए हैं? बिप्लब देव, मनन मिश्रा, सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी। इनकी सच्चाई क्या है? हाँ, ये ठीक है कि एक 5 स्टार होटल में रहेंगे, अच्छा खा पी के यहाँ के गाड़ी वाड़ी लेके ये लोग आएंगे जगह, लेकिन सच्चाई क्या है बिप्लब देव के? आप तो रह चुके हैं बिप्लब देव, आपके राज्य में त्रिपुरा में आप मुख्यमंत्री थे। आपके शासन कालों में प्रेस और प्रेस की आजादी पूर्ण शून्य थी। प्रेस के लोगों पे हमला होता था, रिपोर्टरों पे हमला होता था, खून तक भी होता था। इस तरीके के खून और बलात्कार होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। कौन? बिप्लब देव। यही तो उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है, और ये आए हैं सच्चाई जांच करने के लिए। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता इंसाफ की मांग कर रही है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आवाज तेज होती जा रही है। और खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां अस्पताल में घुसकर नर्सिंग छात्रा का गला रेतकर हत्या कर दी गई और वहां खड़े लोग तमाशा देखते रहे। ये वीडियो इतना दर्दनाक है कि हम इसे आपको पूरा नहीं दिखा सकते। अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े नर्सिंग की छात्रा का गला काट दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक तरफा प्यार में था। ये घटना एमपी के नरसिंहपुर की है। जिला अस्पताल में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये हत्याकांड हुआ। प्रशिक्षण ले रही नर्स संध्या चौधरी की हत्या आरोपी अभिषेक ने कर दी। इस दौरान लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि उसे गिरफ्तार कर ले। वो हत्या कर फरार हो जाता है। हालांकि बाद में उसने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। और हमारे संवाददाता उस जगह पहुंचे जहां ये घटना हुई थी।
इस समय हम नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में हैं। इसी अस्पताल में एक प्रशिक्षु नर्स की हत्या कर दी गई। देखिए, सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो ये एक डंडा है जो अभी फ़िलहाल बिना गार्ड के यहाँ पर टिका है, और जो 14 गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं वो किसी एक निजी एजेंसी के द्वारा ये गार्ड लगाए गए हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये हत्या की गई थी। यहाँ पूरे में कर्मचारी थे, पेशेंट्स थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब ये घटना की गई है तब किसी ने नहीं पकड़ा, न किसी ने बात की, न किसी ने रोका। ये इमरजेंसी इकाई है, इस इमरजेंसी इकाई में ही वो आई थी, क्योंकि वो एक प्रशिक्षु नर्स थी। 12th क्लास के बाद जो प्रशिक्षु नर्स होती हैं वो थी यहाँ पर। ठीक आकस्मिक चिकित्सा कक्ष जो यहाँ पर है, ये आकस्मिक चिकित्सा कक्ष के सामने ही यहाँ पर हत्या की गई है। वो जो आराम से बैठ के उसने यहाँ पर हत्या की, इसी आकस्मिक चिकित्सा कक्ष से उसकी वीडियो बनाई गई थी जो अब सब तरफ वायरल हो रही है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जब हम आज यहाँ पर आए हैं और अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा नहीं मिल रहा हमें जो ये कह सके कि वो उस दिन घटना स्थल पर था। जो डॉक्टर थे वो बीमार हो गए हैं, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। जिन्होंने वीडियो बनाया था और जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है, उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। सिविल सर्जन का कहना है कि वो हालांकि रोज ब्लड देखते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसलिए संभव है कि लोग अपनी मानसिक संतुलन ना बना रख पाएँ और बीमार हो जाएं, इसीलिए उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस तरह अभी देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं, उसी तरह से कल भी 50 लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन किसी ने ना तो आवाज़ निकाली, ना बचाने की कोशिश की और ना कोई उसके पास गया। हत्या करने के बाद हत्यारा आराम से निकलकर अपने घर चला गया, किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना है जो जिला अस्पताल नरसिंहपुर में हुई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो ये बेहद दर्दनाक मामला नरसिंहपुर से सामने आया, जहां पर ये समझ में आता है कि वो आरोपी जितना गुनहगार था उतने ही बड़े गुनहगार वो लोग भी थे जो मूक दर्शक बने रहे और इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक अहम खबर मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन से जुड़े स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है, ये कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट के लिए। ये कई बड़े फैसले जो बेहद अहम माने जा रहे हैं। कैबिनेट ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन से जुड़ी कई स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। और हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश का हम रुख करेंगे। अखिलेश, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हैं ये बड़े फैसले और कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला जो एक है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सरकार अपनी ओर से देगी और इससे अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें जो कर्मचारी हैं उनके जरिए जो एम्प्लॉय होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी इंसेंटिव योजना है जो केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट के जरिए मंजूर की है। और जो दूसरा बड़ा फैसला है वो नई खेल नीति को मंजूरी देना है, जिसके तहत 5 पिलर्स बनाए गए हैं। किस तरह से भारत अगला जो 2036 का ओलंपिक है उसको होस्ट करेगा, भारत किस तरह से 2045 तक जो दुनिया भर की 5 बड़ी खेल महाशक्तियां हैं उनमें अपने आप को शामिल करेगा, इसका पूरा रोड मैप बनाया गया। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण आज कैबिनेट के फैसले हुए। जी शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों को बताई। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स के लिए हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी यहां पर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और अब खबर भोपाल में मोहब्बत का अंत मौत से हुआ। शक और गुस्से ने एक मासूम की जान ले ली और रिश्तों का भरोसा गला दबाकर खत्म कर दिया।
ये कहानी है 29 साल की रितिका सेन की। भोपाल के गायत्री नगर से रितिका का शव मिला है, किराए के कमरे से कंबल में लिपटा। बगल में उसी कमरे में बैठा था उसका प्रेमी और हत्या का आरोपी सचिन राजपूत, जिसने कभी प्यार का वादा किया था लेकिन निभाया शक और बाद में कत्ल। इसी घर में शुक्रवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका का गुस्से में आकर गला घोंट दिया। उस वक्त उसे लगा कि वह सिर्फ बेहोश हुई है और सचिन घर से बाहर चला गया। अगले दिन रितिका नहीं उठी। सचिन अपने दोस्त अनुज के पास गया, शराब पी और नशे में कबूल कर बैठा, मैंने रितिका को मार दिया। दोस्त को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब होश में वही बात दोहराई, दोस्त ने पुलिस को फोन किया। सोमवार शाम पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खोला तो अंदर मौत थी और शव के पास बैठा था उसका कातिल। इनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट इस चीज़ को लेकर होने लगा कि इनका जो बॉस है रितिका का, उससे ये बात करती हैं, तो इस चीज़ को लेकर उनके मन में शक सुबह ज़्यादा आ गया और इनका झगड़ा 27 तारीख को ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इनमें हाथापाई होने लगी और इन्होंने उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो। पुलिस जांच में सामने आया सचिन पहले से शादीशुदा और पत्नी से विवाद के चलते तलाक का केस चल रहा था। रितिका और सचिन की मुलाकात ई रिक्शा एजेंसी में हुई थी, जिसे सचिन चलाता था। एजेंसी बंद हुई तो रितिका प्राइवेट नौकरी करने लगी। शादीशुदा होने की जानकारी हमें भी मिली है और ये भी मिला है कि इसमें इनका तलाक चल रहा था। इनकी वाइफ का भी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस रजिस्टर्ड हुआ था पहले। उन्होंने अपना जुर्म कबूला है और उन्होंने ही वहाँ पे जो है शव बरामद करवाया है। अभी अब देखते हैं, जैसे भी हमारे इन्वेस्टिगेशंस में हमें तथ्य मिलते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई करते हैं। जहाँ दोनों किराए पर रह रहे थे, वो मकान मालिक भी अनजान था कि ये पति पत्नी नहीं लिव इन पार्टनर हैं। 8-9 महीने से रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ बोल के रह रहे थे। वो उनका टाइमिंग ही ऐसा था कि वो दोनों जॉब पे रहते थे और रात में ही आते थे ज़्यादातर। मेरी उनकी मुलाकात बहुत कम हो आती थी, ना घर वालों की हो पाती थी। कोई लड़ाई झगड़ा कभी अगर होता तो सर मैं इतने 8 महीने भी नहीं बिताता, मैं 2-3 महीने में ही खाली करा देता अगर ऐसा वायलेंट मुझे मिलता घर पे। तो उन्होंने क्या रैप करके रखा था, इसी वजह से बॉडी स्मेल नहीं कर पाई। अगर ऐसा कुछ होता तो पता चल सकता था। मुझे पुलिस के थ्रू ही पता चला था। रिश्ते जब भरोसे की जगह शक से भर जाएं तो अंजाम ऐसा ही होता है, दुखद और खौफनाक। भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रितिका अब कभी वापस नहीं आएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और रेल यात्री कृपया ध्यान दें, जी हां, भारतीय रेलवे ने आज से देश भर में ट्रेन सफर के किराए में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके अलावा और कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के मुताबिक बढ़ा किराया और दूसरे तमाम नियम देश भर के सभी जोनल रेलवे में लागू होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य रेल यात्रा को भविष्य के लिहाज से टिकाऊ बनाना, बेहतर सेवाएं देना और बढ़ती लागतों का प्रबंधन करना है। जालंधर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानी। तो आइए आपको इससे जुड़ी और जानकारी हम दे दें। आज से रेल का सफर महंगा हो गया है। किसी भी एसी क्लास में सफर करने पर अब यात्रियों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं नॉन एसी स्लीपर क्लास का किराया 1 पैसा बढ़ गया है। तो सेकंड क्लास में सफर करने वालों को भी आज से आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाना होगा। इसके अलावा एमएसटी और सबर्बन ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। इन ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही जिन्होंने 30 जून यानी कल तक टिकट ले लिया है, उनकी टिकट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो बढ़े किराए के बाद सभी एसी क्लास में आज से 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए 10 रुपए तक ज्यादा देना होगा। एसी क्लास की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही 501 से 1500 किलोमीटर 30 रुपए तक यहां पर बढ़ाया गया है। 1501 से 2500 किलोमीटर के सफर में 50 और 2501 से 3500 किलोमीटर के लिए 70 रुपए अधिक लगेंगे। तो ये जो इजाफा हुआ है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बड़े किराए के बाद सभी नॉन एसी में आज से 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए 5 रुपए तक ज्यादा देना होगा, जबकि 501 से 1500 किलोमीटर के सफर के लिए 15 रुपए तक ज्यादा देना होगा। इसके अलावा 1501 से 2500 किलोमीटर के सफर में 25 रुपए का इजाफा, साथ ही 2501 से 3500 किलोमीटर के लिए 35 रुपए अधिक लगेंगे। तो बढ़े किराए के बाद सेकंड क्लास में आज से 500 किलोमीटर तक के सफर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि 501 से
1500 किलोमीटर के सफर के लिए 5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तो 1501 से 2500 किलोमीटर के सफर में 10 और 2501 से 3500 किलोमीटर का जो है उसका फर्क आया है 15 रुपए का, यानी कि आपको 15 रुपए अब ज्यादा चुकाने होंगे। तो रेल किराया बढ़ने पर क्या है जनता की राय, इसको लेकर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों से बात की। सुनिए इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सर 1 जुलाई से किराया बढ़ाया जा रहा है, बढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार है, कोई काम काज नहीं है, लोगों के पास कोई काम। महंगाई से थोड़ी होता है, कमाई भी तो होना चाहिए। इससे बढ़ना नहीं चाहिए सर, अभी तक तो ठीक है जो भी है चल रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ाए तो सुविधा भी होना चाहिए। अभी सुविधा मिल रही है ट्रेन में? अभी तो मिला नहीं, वेटिंग लिस्ट से उसके बाद आरएससी में बैठ के जाना पड़ा था, वेटिंग लिस्ट के बाद फिर। अभी सर ये भी कहा गया है कि जो वेटिंग लिस्ट 4 घंटे पहले बनता था वो 8 घंटे पहले बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने के बाद थोड़ा उनको सुविधा देना चाहिए। देखो किराया जो जायज़ है वो तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि पब्लिक की सहूलत को भी ध्यान में रखा जाए। थोड़ा बहुत तो खर्चे रेलवे के बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़ना चाहिए। ट्रेन का किराया बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। सुविधा ऐसी है ट्रेन में, क्या दिक्कत है? सुविधा है, वो बहुत सुविधा ये है कि ट्रेन का किराया बढ़ाने के कारण में कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ना चाहिए ट्रेन का किराया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। और अगर ट्रेन का किराया बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। दिल्ली से रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ 5 की बात में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।